वेलकम स्टूडेंट्स। यह केमिस्ट्री क्लास 11 यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चंस है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक की संख्या बताएं। तो जितने भी रूल्स हम लोग पहले पढ़े थे उसी को अप्लाई करेंगे। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं 897, तो सब नॉन ज़ीरो है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। अब जैसे कि आपका है 0.23, तो आपको बताया गया था कि डेसिमल के राइट साइड अगर ज़ीरो है तो उसको काउंट करेंगे। खैर यहाँ पर डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो है तो 2 और 3 को ही काउंट करेंगे, जो इससे पहले ज़ीरो है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाता है। 9.87 तो वो सब नॉन ज़ीरो है तो आपका ये 3 हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि फोर्थ नंबर 0.0325, तो डेसिमल के बाद अगर नॉन ज़ीरो आपका देख रहे हैं कि 325 है और उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नहीं है, है ना। यानी कि अगर वो डेसिमल के बाद 0.3025 होता तो ये ज़ीरो काउंट हो जाता, या 0.300 रहता, यानी कि पॉइंट उसके बाद नॉन जीरो, उसके बाद फिर जीरो अगर आता है तो वो काउंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद जीरो है फिर 325 है, तो नॉन जीरो ही आपका यहाँ पर काउंट हो रहा है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ देख रहे हैं 5.01, तो इसका भी आपका क्या होगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ देखिएगा 0.400, है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो डेसिमल के पहले जो ज़ीरो है यानी कि 0.400, डेसिमल के पहले जो ज़ीरो है वो हम लोग काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद वाला ज़ीरो काउंट होगा, यानी कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो आपका 3 होगा। अब आप देख रहे हैं कि आपका है 100, है ना, 100, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है, जिसके कारण से जो राइट साइड में ज़ीरो है वो काउंट नहीं होगा, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर इसका सार्थक अंक आपका 1 हो जाता है। आप देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गौर से देखिएगा कि 100 डेसिमल है ना, 100 डॉट है, तो वो डॉट के वजह से आपका क्या हो जाएगा? वो जो ज़ीरो है आपका वो काउंट हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन जीरो के बाद आता है। तो ध्यान दें कि 100 के बाद डेसिमल है, इसलिए आपको वो ज़ीरो काउंट हो रहा है, यानी कि 100 पॉइंट हो गया वो, है ना। अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लिखा हुआ है 100.0 इस तरीके से, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 4। तो यह जीरो हमने नहीं लिखा, यानी कि सिर्फ 100 पॉइंट दे दिए, तो ये क्या हो गया? इसका 3 हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसा सवाल पूछा गया था कभी, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 302,000, है ना। तो नॉन ज़ीरो हम लोग कहीं भी आप देख रहे हैं डेसिमल नहीं है, तो जो जहाँ तक नॉन ज़ीरो है उसके बीच में आता है उसको काउंट कर लेंगे। जैसे कि 302, तो यहाँ पर 3 आपका सार्थक अंक या 3 सिग्निफिकेंट फिगर नज़र आ रहा है। 2 के बाद जितना भी ज़ीरो आप लगा दीजिए वो काउंट नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके कारण भी आप तो जानते हैं, आपको तो पढ़ाया गया है। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है कि क्यों ज़रूरत पड़ता है वैसे सिग्निफिकेंट फिगर। बीच में ये क्वेश्चन कोई अगर पूछ दिया तो आप क्या बोलिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ज़रूरत क्यों पड़ता है? वो ज़रूरत पड़ता है आपका जितना बड़ा से बड़ा नंबर हो या जितना छोटा से छोटा नंबर हो आप उसको एक्सप्रेस कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसा होता है ना। लेकिन मान लीजिए ये अगर ईजाद नहीं होता, ये सिग्निफिकेंट फिगर ईजाद नहीं होता, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? थ्री पर आपको बहुत सारा ज़ीरो लगा देते हैं, तो वो लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसको लिखना थोड़ा आसान होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें क्या हो गया? सिर्फ आपका 1 हो गया, है ना। 10⁸ को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं माना जाता है। उसी तरीके से अगर छोटा से छोटा वैल्यू है, यानी कि अगर आपका वैल्यू है 0.00000002 इस तरीके से, तो 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 10⁻⁻5। तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 ही हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 1। तो यही कारण है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग यूज़ करते हैं छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा फिगर को आसानी से एक्सप्रेस करने के लिए। खैर वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। 0.03 इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाता है, क्योंकि 0.03 आपका नॉन जीरो के बाद कुछ नहीं है, यानी कि एक ही गो है। उसके बाद 600 है, तो इसका 600 है, तो डेसिमल तो है नहीं, तो सिर्फ नॉन जीरो एक ही आता है 6, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाता है। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे कि आपका लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू
सिग्निफिकेंट फिगर्स। देख रहे हैं ये आपका ऐड करने का है, तो इसको ऐड करते हैं और नियम भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि 2.5 और 1.05 को हम लोग को ऐड करना है, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग 5 5 और यहाँ पर 3, 3.55 आ रहा है। तो क्वेश्चन पे देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन है। 2.5 इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.05 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ 2। तो यानी कि जो आंसर आएगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा कि आपका आंसर क्या हो गया 3.55 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3.5 होना चाहिए। तो राउंडिंग ऑफ में हम लोग पढ़ेंगे कि ये 3.55 है, तो इसको राउंड ऑफ कैसे करें। 3.5 है तो 3.5 ही रहने दें या 3.6 कर दें, तो इस पर हम लोग गौर करेंगे। तो वापस से आप इस आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा जब हम लोग राउंड ऑफ को पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.0 और 7.00 को ऐड करना। उसको जब हम लोग ऐड करते हैं 7 3 10 हो जाता है और इतना सारा ज़ीरो लग जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट फिगर आप देखते हैं कि क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम लोग का आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 10 डॉट, है ना। क्योंकि डॉट को तो हम लोग काउंट, डॉट के बाद अगर 0 लिख देंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। डॉट अगर सिर्फ छोड़ देते हैं तो आपका 10 ही माना होगा। अगर सिर्फ आप 10 लिख दीजिएगा तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 1। तो 10 नहीं लिखेंगे, 10 के बाद डॉट दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15 इंटू 0.4। तो इसमें देख रहे हैं कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर देखिएगा 15 में 2 है और 0.4 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होता है। 15 4 जो आपका हो जाता है 60, है ना, और एक डेसिमल, तो 6.0 आपका यहाँ पर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सिग्निफिकेंट फिगर आप देख रहे हैं कि 1 है, तो छोटा वाला लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग 6 आपका आंसर हो जाएगा। 0.0 हम लोग नहीं लिखेंगे। तो इसी तरीके से हम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जो सवाल होता है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का राउंड ऑफ, यानी कि राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। आप देखते होंगे जो भी आपको रसीद वगैरह मिलता है तो आप देखते होंगे मॉल वगैरह में या कोई भी दवा वगैरह या बिजली का बिल किसी में भी राउंड ऑफ किया जाता है। जैसे कि आपको राउंड ऑफ आप देखे होंगे 1.7 है तो इसे 2 लिखा जाता है, 1.3 है तो 1 लिखा जाता है ना। तो आप देखिएगा कोई भी बिल वगैरह आपको लेते हैं तो आपको इस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है। तो नियम क्या होता है ये देखते हैं। रूल 1, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 देन प्रीसीडिंग नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। प्रीसीडिंग का मतलब होता है उसके पहले वाला अंक। जैसे कि 1.37 है तो 7 के लास्ट अंक हो गया 7 और 7 के पहले वाला अंक को बोलते हैं प्रीसीडिंग नंबर या पूर्ववर्ती संख्या। यदि अंतिम अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती संख्या 1 से बढ़ जाती है। जैसे कि 1.37 आप देख रहे हैं तो पूर्ववर्ती अंक 5 से अंतिम अंक जो है 5 से बेसी है यानी कि 7 है, तो पूर्ववर्ती अंक क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 1.3 से वो क्या हो जाएगा 1.4। तो यही हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 1.347 है तो लास्ट अंक आपका 7 है, तो वो पूर्ववर्ती अंक यानी कि 4 है, तो 4 आपका हो जाता है 5, तो 1.35 आपका आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। ये तो नियम आप समझ गए कि अंतिम अंक अगर 5 से ज़्यादा है तो हम लोग 1 बढ़ा देंगे उससे पहले वाला अंक को। रूल 2 देखते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ लेस देन 5, अगर वो 5 से कम होता है देन प्रीसीडिंग नंबर इज़ नॉट चेंज। अगर वो जैसे कि 1.34 है तो प्रीसीड आपका लास्ट अंक 4 हो जाता है और प्रीसीडिंग अंक आपका 3 हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर वो 5 से कम है तो उसका प्रीसीडिंग अंक जो है हम लोग चेंज नहीं करते हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.3 ही हो जाएगा। 4 को ऐसे ही हम लोग हटा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका रूल 2 भी समझ में आया होगा। आइए रूल 3 में देखते हैं क्या है। रूल 3, इफ़ द लास्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 5, अगर मान लीजिए 5 के बराबर आ जाता है तब आपको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। देन प्रीसीडिंग नंबर इज लेफ्ट एज इज इफ़ इट इज़ इवन एल्स इट इज़ इंक्रीज बाय 1। कहने का मतलब है कि अगर आपका 1.35 एक क्वेश्चन ले लेते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1.25, कहने का मतलब है कि अगर लास्ट अंक अगर 5 ही हो तब हम लोग प्रीसीडिंग अंक को क्या करेंगे। लास्ट अंक अगर 5 हो, प्रीसीडिंग नंबर अगर इवन हो, है ना, यानी कि इवन मतलब 2 4 6 8 अगर इस तरीके से हो तो क्या करेंगे, तो इवन वाला अंक को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 को ऐसे ही हटा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 1.2। लेकिन अगर आपका ऑड है यानी कि प्रीसीडिंग नंबर पहले का अंक अगर आपका ऑड है यानी कि 1 3 5 7, तब हम लोग क्या करेंगे, तब उसे हम लोग जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको एक क्या करेंगे हम लोग बढ़ा देंगे। यानी कि 1.35 है, 5 को हटाने के बाद 1.4 हम लोग
लिख देंगे। तो यही आपका तीसरा नियम हो जाता है। तो मैंने आपको तीनों नियम बता दिया। एक नियम क्या बताया कि अंतिम अंक 5 से ज़्यादा हो, अंतिम अंक 5 से छोटा हो और 5 से बराबर हो तो क्या करेंगे। बराबर में याद रखिएगा, बराबर जब होता है तो ऑड वाला को बढ़ाते हैं, इवन वाला को नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिखा हुआ है 7.45 है, तो हम लोग ये देखिएगा इवन है 7.4, ये 4 शब्द इवन है तो 7.4 लिए हैं। अगर 7.35 है तो 3 आपका ऑड होता है तो 7.4 ले लिए हैं, एक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ लॉज देख लेते हैं हम, लॉज ऑफ केमिस्ट्री, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या द्रव्यमान संरक्षण का, सॉरी रासायनिक का संरक्षण। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग सबसे पहला देखते हैं हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मेन टॉपिक आपका हो गया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जिसमें हम लोग पहला लॉ पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, खैर पहला जो नियम हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं। चलिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इस नियम के अनुसार द्रव ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो बहुत पहले पढ़ भी चुके होंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है, यानी कि रिएक्शन से पहले अगर कोई चीज़ जिसका जितना वजन होता है तो रिएक्शन के बाद भी आपका उतना ही वजन आपको यानी उतना ही प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि कुछ भी हो जाए, आपका जो द्रव्यमान रहता है वो संरक्षित रहता है, यानी कि वो सेव रहता है। जितना वो पहले रहता है उतना बाद में भी आपको मिलता है, यानी कि रिएक्शन के पहले जितना वो रिएक्टेंट्स में रहता है उतना ही रहता है आपका प्रोडक्ट्स भी। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि नमक बनने का जो प्रोसेस होता है, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस से मिलकर जो आपका NaCl नमक बनता है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि सोडियम आपका दिया गया है 2 मोल सोडियम लिया गया है 46 ग्राम और 1 मोल क्लोरीन गैस 70.9 ग्राम, है ना। तो उससे जो आपका नमक बनेगा वो आपका 2 मोल आपका बनेगा NaCl, यानी कि टोटल वो हो जाता है 116.9 ग्राम। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट और ये आपका हो गया प्रोडक्ट। तो मैंने आपको कहा रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट जितना होता है उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो आइए रिएक्टेंट को ऐड करके देख लेते हैं। तो रिएक्टेंट को ऐड करते हैं 46 और 70.9, तो इसको ऐड करते हैं 6 और 7 4 11। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट को ऐड करने पे आपका आ रहा है 116.9 और प्रोडक्ट में भी आपको 116.9, यानी कि यह सिद्ध करता है कि आपका जो मास होता है वो कंजर्व्ड है, वो आपका बदलता नहीं है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, डायरेक्ट आपका प्रश्न आता है इस तरीके से, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये केमिकल कॉम्बिनेशन का कौन सा नियम है, तो आपको कहना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम। इसका भी क्वेश्चन वैसे ही आएगा, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो आपको बताना होगा कि ये कौन सा नियम है। तो मैं स्टेटमेंट अभी पढ़ता हूँ और समझाता हूँ कि ये से क्या होता है ये। चलिए, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास। एक बार हिंदी में, किसी शुद्ध यौगिक के नमूने के तत्व के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि से या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। इसका कहने का मतलब है कि जो भी आपका कंपाउंड है या जो भी आपका जो पदार्थ है या जो भी सैंपल है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो आपका सेम रहता है, भले आप उसको अलग अलग तरीके से बनाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पानी ले लेते हैं, है ना, वाटर। तो पानी क्या होता है, जैसे कि पानी आप घर का पानी ले, यानी कि आप टैप वाटर ले लें या रिवर वाटर ले लें, है ना, या आप अमेरिका का पानी ले लें, है ना, या आप कुआं का पानी ले लें, यानी कि वेल का पानी ले लें।
कहीं का भी पानी आप लीजिएगा, पानी का जो उसमें पानी का जो कंपोजिशन रहेगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही रहेगा, यानी कि H2O ही रहेगा, यानी कि 2:1 का ही रेशियो इसमें रहेगा। तो कहने का मतलब है पानी की जो आप कहीं से भी ले लीजिए तो उसका जो कंपोजिशन का जो प्रोपोर्शन है वो आपका क्या रहेगा, समान रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनिट प्रोपोर्शन या स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर क्या रहता है, पानी का जो मास है वो स्थिर आपका रहता है, कहीं से भी आप निकालिएगा पानी तो आपका H2O ही रहता है, जिसमें आप देखिएगा कि 2:16 यानी कि 1:8 बाय मास आपका ये रेशियो फिक्स रहता है, चाहे पानी आपका कहाँ का भी कहीं का भी हो। तो यही बात आपका एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द वाटेवर सोर्स और एनी कंट्री विल ऑलवेज बी मेड अप ओनली will always be made of only hydrogen and oxygen elements combined together in the same fixed ratio 1:8। ठीक है, तो ये तो बात हो गया पानी का। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मान लीजिए आप कार्बन को जलाकर या आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं या मीथेन को जलाकर आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं, तो कोई भी तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं, आपका जो रेशियो रहेगा मास का वो फिक्स रहेगा, यानी कि कार्बन का मान लीजिए आपका 12 होता है और ऑक्सीजन का 16×32 होता है ना। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो रेशियो होगा 3:8। तो आप कार्बन को जला के यानी कोयला जला कर बनाइए या मीथेन जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, दोनों में आपका 3:8 ही रेशियो आएगा। तो यही कहने का मतलब है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन या स्थिर अनुपात का नियम। चलिए नेक्स्ट आपका जो होता है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या गुणित अनुपात का नियम। तो इसके देख लेते हैं क्या होता है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। हिंदी में देख लेते हैं, जब दो तत्व आपस से मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। तो इसे और भी सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे उदाहरण के साथ। जैसे कि आप एक उदाहरण लिए हैं N और O यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि एक एग्जांपल लिए है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि कंपाउंड आप देख रहे हैं यहाँ पर बना है आपका N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। तो उसमें हम लोग एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स कर दिए हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का 28 ग्राम 28 ग्राम 28 ग्राम सभी में हम लोग फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा NO है, N का तो आपका 14 ग्राम होता है, तो यहाँ पर आपका 2NO लिया हुआ है यानी कि N2O2, इसलिए यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का 28 ग्राम दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन का आप देख लेते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आप देखिएगा 2NO होगा, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यानी कि 16 ग्राम 32 ग्राम, यहाँ 3 ऑक्सीजन है 16×3 = 48 ग्राम, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 16×4 = 64 और यहाँ 5 ऑक्सीजन है तो 16×5 = 80। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वजन यानी कि मास लिखा हुआ है। तो सिंपल रेशियो क्या होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसका मास क्या है, फिक्स है। तो जिसका फिक्स नहीं है ऑक्सीजन का क्या होता है 1:2:3:5, क्योंकि पहाड़ा से काटिएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, इस तरीके से। तो सिंपल रेशियो जो ऑक्सीजन का आएगा वो 1:2:3:4:5 आ जाता है। यानी कि यह नियम के अनुसार ये जो बताया गया है क्या होता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर कर कोई एक नया कंपाउंड बनाते हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो देन द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट यानी कि एक का एलिमेंट जिसका मास फिक्स होता है वो दूसरे का जो मास होता है वो सबका क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में एक दूसरे से होगा। तो यही नियम ये कहता है। तो ये गुणित अनुपात का नियम हो गया। तो गुणित अनुपात का नियम या मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे हो गया, कहाँ से पता चला आपको, यहीं से पता चला आपका 16 16 2 32 48 64 80 इस तरीके से आपका आ रहा है। चलिए, तो इस ये जो बात लिखा हुआ है NO का मतलब N2O2, तो इस खैर मैंने आपको ये बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम, है ना, कंपेरिजन वाला। तो क्या होता है ये देखते हैं। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B विच कॉम्बाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C इज आइदर द सेम और द सम मल्टीपल ऑफ द
रेशियो मासेस इन विच ए एंड बी कॉम्बाइंड डायरेक्टली विथ ईच अदर, है ना। यहाँ कहने का मतलब है यहाँ पर 3 एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर कर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। कहने का मतलब है ए है, बी है, सी है, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एक एलिमेंट को आप फिक्स कर दिए, जैसे सी का मास आप फिक्स कर दिए, यानी कि सी का मास मान लीजिए 5 ग्राम है, यही 5 ग्राम से बी भी अभिक्रिया कर रहा है, यही 5 ग्राम से ए भी अभिक्रिया कर रहा है सी से। तो सी का मास हम लोग फिक्स कर दिए और ए और बी आपस में अभिक्रिया कर ही रहा है। तो कहने का मतलब ये आपस में इस तरीके से जब अभिक्रिया करता है तो सी का जो भी आपका यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट बना होगा, इसका जो रेशियो है और इसका रेशियो क्या होगा, वो बराबर होगा या अपना एक मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब जैसे कि इसका 2 आया है तो उसका 4 हो सकता है, इस तरीके से। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। जब दो विभिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान, जो अभी मैंने आपको बताया कि फिक्स कर देते हैं, से अलग अलग क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमान में अनुपात या समान होता है या उसका कोई पूर्ण गुणज होता है ना, 2 का 4, 4 का 6, इस तरीके से, जिसमें कि वे संयोजन करते हैं। आइए इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल को देखकर। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं तो देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि कार्बन लिया गया है, हाइड्रोजन लिया गया है और ऑक्सीजन लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक एलिमेंट को हम लोग फिक्स कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन को जो मास है हम लोग क्या करें हैं 16 ग्राम फिक्स कर देते हैं। तो 16 ग्राम से ही आपका हाइड्रोजन भी रिएक्शन करेगा और कार्बन भी आपका रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 16 ग्राम को अगर फिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर तो CO2 लिखा हुआ है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर C12 और ऑक्सीजन 32, तो 32 ग्राम हम लोगों को फिक्स करना होगा। ठीक है, तो 32 ग्राम फिक्स करते हैं तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, पानी। अब पानी में आपका H2O यानी कि ऑक्सीजन एक ही लग रहा है, लेकिन हमने आपको क्या कहा, ऑक्सीजन को फिक्स करना है मास, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन 16 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 32 है। तो ऑक्सीजन का मास फिक्स करने के लिए ऑक्सीजन हम लोगों को 32 ग्राम लेना होगा। तो यहाँ पर मतलब कि 1 CO2 बनेगा और यहाँ पर 2 H2O बनेगा। ठीक, ऐसा मान सकते हैं। क्यों माने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का मास हम लोग फिक्स कर दिए हैं। अब देखते हैं C और H मिलकर क्या बनता है, CH4। CO2 तो आपको बता दिए 12 और 32, H2O भी बता दिए 2 और 16। अब देखते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो उससे आपका हाइड्रोजन कितना आया, हाइड्रोजन का मास यहाँ पर 2 है ना, 2 है, लेकिन 2 H2O बन रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना आया, लगभग 4। और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर कार्बन का कितना आया, 12 और 32 है तो 12, है ना। तो अलग अलग ढंग से आप कार्बन का यहाँ पर से H और O से आप H का मास निकाल लिए और यहाँ C और O से हम लोग O को फिक्स किए तो C का मान निकल गया 4 और 12। और यहाँ C और H जो है आपस में रिएक्शन कर कर क्या बनाया था, 12 और 4। तो यहाँ से भी और वहाँ से भी दोनों तरफ से आपको 12 और 4 का रेशियो मिल रहा है ना। या इसको सिंपल रेशियो अगर बात करिएगा 3:1 आपको मिल रहा है। तो यही कहता है आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, एक बार इसको मिला कर देख लेते हैं स्टेटमेंट के साथ जो आपका यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, तो जब दो विभिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान, वही निश्चित द्रव्यमान ऑक्सीजन को हम लोग 32 ग्राम दे के हम लोग मेकअप किए थे, से अलग अलग क्रिया करते हैं। तो अलग अलग क्रिया किया है, H और O से मिलकर H2O बनाया और C और O से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो उनके द्रव्यमान में अनुपात या तो समान होता है या उसका कोई पूर्ण गुणज होता है जिसमें कि वे संयोजन करते हैं। मतलब कि जो आपस में जो अभिक्रिया किया था CH4 बनाया था, तो वो या तो इसका यानी कि H और C का या तो वो आपका क्या होगा, सिंपल या तो आपका समान रहेगा या पूर्ण गुणज रहेगा। ये कहने का मतलब है। तो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि 12:4 यहाँ भी आया और 12:4 यहाँ भी आया, यानी कि वो क्या आया था, समान आ गया था। यानी कि इसका कहने का मतलब है या तो समान होता है या पूर्ण गुणज होता है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग का समान आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी हम लोग समझ गए हैं, यानी कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी हम लोग समझ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।